लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर सामने वाला पैसे ना चुका पाए तो क्या होगा। ऐसा भी होता है और यह अच्छी खबर है। $60,000 का मकान वापस ले लिया जाता है और $70,000 में दोबारा बेच दिया जाता है। एक बार फिर $2,500 लोन प्रोसेसिंग फीस के रूप में वसूल कर लिए जाते हैं। इस नई खरीदार को कोई भी डाउन पेमेंट नहीं करना होगा और प्रक्रिया इसी तरह चलती रहेगी। पहली बार मकान बेचने के बाद मैंने उधार के $2,000 वापस लौटा दिए, इसलिए तकनीकी दृष्टि से उस सौदे में मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। निवेश पर मेरा मुनाफा अनंत है। यह इस बात का उदाहरण है कि पैसों के बिना बहुत सा पैसा किस तरह बनाया जा सकता है। मेरे दूसरे सौदे में यानी मकान दोबारा बेचने पर मैं $2,000 अपनी जेब में रख लूंगा और कर्ज की अवधि एक बार फिर 30 साल कर दूंगा। अगर मुझे पैसा वापस मिल जाए तो निवेश पर मुझे कितना मुनाफा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन यह निश्चित रूप से हर महीने $100 की बचत को तो हरा ही देगा, जो दरअसल $150 से शुरू होती है, क्योंकि यह टैक्स के बाद की आमदनी है जो 40 साल तक कम ब्याज कमाएगी। यही नहीं, मिलने वाले ब्याज पर भी आपको टैक्स चुकाना पड़ता है। इसमें ज्यादा समझदारी नहीं है। यह सुरक्षित तो हो सकता है, लेकिन चतुराई भरा नहीं है। कुछ साल बाद जब फिनिक्स का रियल एस्टेट बाजार मजबूत हुआ तो जिन मकानों को हमने $60,000 में बेचा था उनका मूल्य बढ़कर $1,10,000 हो गया। नीलामी के अवसर अब भी मौजूद तो थे, लेकिन दुर्लभ हो गए थे। उनकी तलाश करने में एक कीमती संपत्ति यानी मेरा समय बहुत खर्च हो रहा था। इसके अलावा हजारों खरीदार मुट्ठी भर उपलब्ध सौदों की तलाश कर रहे थे। बाजार बदल गया था। यह आगे बढ़ने और संपत्ति वाले कॉलम के लिए दूसरे अवसरों की तलाश करने का समय था। आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, यह कानून के खिलाफ है। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं ये टिप्पणियाँ जितनी बार सुनता हूँ उतनी बार यह नहीं सुनता। क्या आप मुझे ऐसा करने का कोई तरीका बता सकते हैं? गणित सरल है। आपको इसमें बीजगणित या कैलकुलस के ज्ञान की जरूरत नहीं होती। कानूनी सौदे और भुगतान की वसूली का काम एस्क्रो कंपनी संभालती है। मुझे छत की मरम्मत या टॉयलेट ठीक कराने की चिंता भी नहीं रहती, क्योंकि यह काम उस मकान के मालिक करते हैं। यह उनका मकान है। कभी कभार कोई किस्त नहीं देता है और यह बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि इससे विलंब शुल्क मिलता है या उन्हें मकान से बाहर निकालकर दोबारा मकान बेच दिया जाता है। अदालतें इस काम को संभाल लेती हैं। हो सकता है कि यह आपके इलाके में काम ना करे। बाजार की परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं, लेकिन यह उदाहरण दर्शाता है कि एक सरल वित्तीय प्रक्रिया से लाखों डॉलर कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, वह भी बहुत कम पैसे और बहुत कम जोखिम में। यह सिर्फ अनुबंध के जरिए पैसे कमाने का उदाहरण है। हाई स्कूल पास करने वाला कोई भी व्यक्ति यह काम कर सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। वे तो मेहनत करो और पैसे बचाओ की पुरानी सलाह ही पर अमल करते हैं। लगभग 30 घंटे की मेहनत में संपत्ति वाले कॉलम में लगभग $1,90,000 आ गए और टैक्स भी नहीं चुकाना पड़ा। यदि आप पहले विकल्प का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से यह पता लगा ले कि $1,90,000 बचाने में आपको कितना समय लगता है। समय आपकी सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं खामोशी से अपना सिर क्यों हिलाता हूँ जब मैं अभिभावकों के मुंह से सुनता हूँ मेरा बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। बढ़िया है, लेकिन क्या इतना ही काफी है? मैं जानता हूँ कि ऊपर बताई गई निवेश रणनीति काफी छोटी है। इसका इस्तेमाल सिर्फ यह दर्शाने के लिए किया गया है कि छोटी रकम कैसे बड़ी रकम में बदल सकती है। एक बार फिर मेरी सफलता यह बताती है कि प्रबल वित्तीय बुनियाद कितनी महत्वपूर्ण होती है, जिसकी शुरुआत एक सुदृढ़ वित्तीय शिक्षा से होती है। मैं यह पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यह दोहराने लायक है। वित्तीय बुद्धि में ये 4 मुख्य तकनीकी योग्यताएं शामिल होती हैं। पहला अकाउंटिंग, दूसरा निवेश, तीसरा बाजारों को समझना, चौथा कानून। यही वह बुनियादी नींव या योग्यताओं का मिश्रण है जिसकी जरूरत दौलत की सफल तलाश के लिए होती है। चाहे यह छोटे मकान खरीदना हो या अपार्टमेंट बिल्डिंग, कंपनियां, शेयर, ब्रांड, कीमती धातुएं, बेसबॉल कार्ड या कोई दूसरी चीज हो। कुछ साल बाद रियल एस्टेट बाजार पलट गया और बाकी हर व्यक्ति इसमें अंदर आ रहा था। शेयर बाजार उछाल पर था और हर व्यक्ति इसमें प्रवेश कर रहा था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। मैंने बेचना शुरू कर दिया और अब पेरू, नॉर्वे, मलेशिया तथा फिलीपींस की यात्रा करने लगा। निवेश परिदृश्य बदल गया था। अब हम रियल एस्टेट नहीं खरीद रहे थे, अब तो हम संपत्ति वाले कॉलम के भीतर मूल्य को बढ़ते हुए देख रहे हैं, जो शायद जल्द ही बेचना शुरू कर देंगे।
मुझे लगता है कि छोटे मकान वाले उन 6 सौदों में से एक कुछ बिक जाएंगे और $40,000 के नोट नकदी में बदल जाएंगे। मुझे अपने अकाउंटेंट को फोन करना होगा कि वह नकदी के लिए तैयार रहे और उसे सुरक्षित रखने के तरीके खोजे। मैं जो यह बात करना चाहता हूँ वह यह है कि निवेश आते जाते रहते हैं, शेयर बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, अर्थव्यवस्था सुधरती बिगड़ती रहती है। संसार जीवन में कभी कभार मिलने वाले अवसर हमेशा आपको दे रहा है, आपके जीवन के हर दिन, मगर अक्सर हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, लेकिन वे वहाँ मौजूद होते हैं। संसार जितना ज्यादा बदलता है और तकनीक जितनी ज्यादा बदलती है, उतने ही अधिक अवसर आएंगे जो आपको आपके परिवार को कई पीढ़ियों तक वित्तीय दृष्टि से सुरक्षित बना सकते हैं। अपनी वित्तीय बुद्धि विकसित करने की झंझट में क्यों पड़े? एक बार फिर सिर्फ आप ही इसका जवाब दे सकते हैं। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं सीखना और विकास करना क्यों जारी रखता हूँ। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि कई परिवर्तन आने वाले हैं। मैं अतीत से चिपके रहने के बजाय परिवर्तन का स्वागत करना पसंद करूँगा। मैं जानता हूँ कि बाजार में ज्वार भी आएगा और भाटा भी आएगा। मैं अपनी वित्तीय बुद्धि को लगातार बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि बाजार में होने वाले हर परिवर्तन पर कुछ लोग घुटने टेक कर अपनी नौकरियों की भीख मांगेंगे। इस दौरान दूसरे लोग जीवन की थमाई बुरी परिस्थितियों को लेंगे और जीवन हम सभी को कभी कभार बुरी परिस्थितियाँ थमाता है और उन्हें लाखों डॉलर में बदल लेंगे। यही वित्तीय बुद्धि है। मुझसे अक्सर उन परिस्थितियों के बारे में पूछा जाता है जिन्हें मैंने लाखों डॉलर में बदला है। मैं अपने निवेशों की ज्यादा उदाहरण देने में संकोच करता हूँ क्योंकि मुझे यह डर है कि यह डींगे हाँकने या शेखी बघारने का काम कर लग सकता है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तो सिर्फ वास्तविक और आसान घटनाओं के संख्यात्मक व समयावधि वाले उदाहरण देता हूँ। मैं उदाहरण इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह आसान है और आप वित्तीय बुद्धि के इन 4 स्तंभों से जितने ज्यादा परिचित होते हैं, यह उतना ही ज्यादा आसान होता है। व्यक्तिगत रूप से मैं वित्तीय विकास हासिल करने के लिए 2 मुख्य साधनों का इस्तेमाल करता हूँ, रियल एस्टेट और स्मॉल कैप शेयर। रियल एस्टेट में निवेश मेरी नींव है। मेरी जायदादें लगातार कैश फ्लो प्रदान करती हैं और कभी कभार मूल्य भी बहुत बढ़ जाता है। मैं स्मॉल कैप शेयरों का इस्तेमाल तीव्र विकास के लिए करता हूँ। मैं जो करता हूँ आपको वैसा करने की सलाह नहीं देता हूँ। उदाहरण बस यही है, अगर अवसर बहुत जटिल है और मैं निवेश को नहीं समझता हूँ तो मैं निवेश नहीं करता हूँ। वित्तीय दृष्टि से सफल होने के लिए बस सरल गणित और सहज बोध की ही जरूरत होती है। 1989 में मैं पोर्टलैंड ऑरेगन में एक खूबसूरत इलाके में जॉगिंग करता था। यह एक उपनगर था, लेकिन इसमें छोटे छोटे मकान थे। वे छोटी और प्यारे थे। मुझे लगता था कि लिटिल रेड राइडिंग हुड नानी के यहाँ जाने के लिए वहाँ फुटपाथ पर फुदकती दिखेगी। हर कहीं बिकाऊ है के साइन बोर्ड नजर आते थे। इमारती लकड़ी का बाजार बहुत बुरे हाल में था। शेयर बाजार अभी अभी लुढ़का था और वह अर्थव्यवस्था मंदी हो गई थी। एक सड़क पर मुझे बिकाऊ है का साइन बोर्ड दिखा जो बाकी से ज्यादा पुराना था। यह पुराना दिख भी रहा था। एक दिन इसके पास से गुजरते हुए मैं मालिक से टकराया जो परेशान हाल था। मैंने पूछा, आप अपने मकान का कितना मांग रहे हैं?